वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स टॉपर्स पर। बेटा आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बता देता हूँ, थोड़ा उसके बारे में आपको मैं नॉलेज दे देता हूँ कि किस तरीके से बनती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, यानी कि जो इक्वेशन होती है वो किस टाइप की होती है, वो होती है असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि इसी इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इसमें हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद ये ट्रांजैक्शन, ये हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस रहती है इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद। और इसमें हम अकाउंटिंग की चीजें यूज करें, इसलिए हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो भी असेट होती है हमारी बिजनेस की, उसके अंदर जो पैसा लगा हुआ होता है वो हमारे ऑनर का होता है, या फिर वो पैसा बिजनेस ने बाहर से उधार लिया होता है, कर्ज लिया होता है। वो कर्ज चाहे लोन हो, चाहे वो वेंडर से पैसा लिया हो, चाहे वो क्रेडिटर से पैसा लिया हो, वो सारा का सारा पैसा बाहर वाली पार्टी को देना होता है। यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर दो तरह के पैसे लगे होते हैं, एक पैसा ऑनर का और एक पैसा हमारे बाहर वालों का, बाहर एक्सटर्नल पार्टीज का। क्योंकि एक्सटर्नल पार्टीज का जो पैसा हमको पे करना है उसको हम क्या बोल देते हैं, लायबिलिटी। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है और इस अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं। ये देखो बेटा, ये पहला क्वेश्चन है जिसको आज हम करने वाले हैं। इसमें हमको बेसिकली क्या करना है, इसमें हमको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है। और इसके अंदर कितनी ट्रांजैक्शन है? इसके अंदर हमारी 5 ट्रांजैक्शन है। तो इन 5 ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में डालेंगे और जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम उसकी बैलेंस शीट बना देंगे। तो इसको हम करना स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो बेटा, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमारे सीरियल नंबर आते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके नंबर हम यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो हुई है उसके बारे में हम लिखते हैं। और ये हमारा हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे पुट हो गई। अब जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हुए चलेंगे वैसे इस असेट के अंदर जो भी हमारी पर्टिकुलर असेट है जो इफेक्ट करेंगी उसको हम यहाँ लिखते हुए चलेंगे। और कैपिटल के अंदर कैपिटल इंपैक्ट करेगी उसको हम इस वाले पोर्शन में लिखेंगे। और लायबिलिटीज के अंदर जो डिफरेंट काइंड की लायबिलिटीज होगी उसको भी हम इफेक्ट करते हुए चलेंगे। ये आपको क्लियरली और अच्छे समझ में आएगा अगर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया, दिखाया, उसी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, जिसकी पहले ट्रांजेक्शन हमारी क्या है उसको हम देखते हैं। तो बेटा, हमारी जो पहली ट्रांजैक्शन है वो है स्टार्टेड बिजनेस कैश 70,000 रुपए। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे पुट कर देंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, अमाउंट कितना बेटा? अमाउंट है हमारे पास 70,000 रुपए। तो जब भी हमारा ओनर पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली कैश पे पड़ेगा और कैपिटल पे पड़ेगा। तो हमारा क्या होगा बेटा, कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। कैश कितने से बढ़ेगा? जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है। उसने इन्वेस्ट किया है 70,000, तो 70,000 हमारा कैश में ऐड हो जाएगा और हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, हमारी पहली ट्रांजेक्शन हो गई। अब इसके बाद हम इसकी दूसरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। क्या बरोबर बोल रखा है दूसरी ट्रांजेक्शन में? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। क्रेडिट पे परचेज करने का मतलब उधार पे परचेज कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि जब भी हम उधार पे परचेज करते हैं तो हमारी लायबिलिटी जनरेट हो जाती है। यहाँ पे हमारी लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। और हम क्या परचेज कर रहे हैं बेटा? हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो हमारे गुड्स बढ़ जाएंगे। अब गुड्स किसका पार्ट होते हैं? गुड्स स्टॉक का पार्ट होते हैं, तो स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और स्टॉक क्या होता है? स्टॉक हमारी असेट होता है, इसीलिए हम एक असेट और इंक्रीज कर देंगे जिसका नाम क्या है बेटा? स्टॉक। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, ₹18,000, 18,000 के गुड्स परचेज किए हैं।
अब देखो यहाँ पे मैंने कैश में 0 लिखा, इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे जो परचेज किए हैं वो हमने उधार में परचेज किया, तो कैश तो हमारा गया नहीं। अगर कैश हमारा नहीं गया तो हमारे कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि इस पर इंपैक्ट 0 आएगा। लेकिन हमारा जो स्टॉक है वो बेटा कितने से बढ़ जाएगा, 18,000 से। और हमारी कैपिटल पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल पे इंपैक्ट कब पड़ता है, जब हमारा कोई गेन हो, प्रॉफिट हो, एक्सपेंस हो या लॉस हो। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारा ऑनर और पैसा इन्वेस्ट करता है या ऑनर पर्सनल काम के लिए पैसा निकालता है, तो इन सारी वजहों से हमारी कैपिटल चेंज होती है। लेकिन यहाँ पर इन सारी वजहों में से कोई भी चीज नहीं हो रही है जिसकी वजह से हमारी कैपिटल चेंज नहीं होगी, यानी कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन हमारी जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और उसमें क्या आ जाएगा बेटा, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने का आएगा, 18,000 का। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर न्यू इक्वेशन फाइंड करते हैं, ताकि हम अपनी बिजनेस की स्टैंडिंग्स पता कर पाए कि बिजनेस में जो बैलेंसेस हैं एसेट्स के वो कितने हैं। तो न्यू इक्वेशन में हमारा आएगा कैश कितना है बेटा, 70,000, 70,000। स्टॉक कितना है बेटा, 18,000। कैपिटल कितना है, 70,000। क्रेडिटर कितना है, 18,000। आप ध्यान रखना कि जब भी न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा असेट हमारी कैपिटल लायबिलिटी के बराबर होना चाहिए। अगर यहां पर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, 70 प्लस 18 88, 70 प्लस 18 88। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसका थर्ड ट्रांजेक्शन पुट करेंगे। क्या बोल रखा है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹17,500। ठीक है, यानी कि हमने इस 18,000 को क्रेडिटर को पेमेंट की है, और वो पेमेंट की है 17,500 में इन एज अ फुल सेटलमेंट, एज अ फुल सेटलमेंट। यानी कि अब 18,000 में हम 17,500 पे करने के बाद उसको फ्यूचर में कोई पेमेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब इनडायरेक्टली वे में क्या ले रहे हैं बेटा, डिस्काउंट ले रहे हैं। अब ध्यान रखना, डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है अलाउड और एक होता है रिसीव्ड। तो जो अलाउड होता है वो हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, लॉस, या फिर आप उसको बोल सकते हो एक्सपेंस। और जो रिसीव होता है वो आपके लिए क्या होता है बेटा, इनकम, या बोल सकते हो गेन। ठीक है, अब जो एक्सपेंस है ये हमारी कैपिटल को क्या करेगा, कम कर देगा, लेकिन जो हमारा इनकम और गेन है ये हमारी कैपिटल को बेटा बढ़ा देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं कि अकाउंट जो डिस्काउंट है उसको रिसीव किया है, तो हमारा क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे, आप समझो। यहाँ पे हम लिख रखे हैं पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट कितना पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं उसको 17,500। तो 17,500 से क्या हो जाएगा, हमारा कैश कम हो जाएगा। ठीक है, हमारा स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल हमारा 500 रुपए बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, और हमारा क्रेडिटर 18,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एंट्री, यानी कि इस जो हमारी ट्रांजैक्शन है इसकी एंट्री, इसको कैसे इंपैक्ट डालेंगे, कैसे पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा बेटा, न्यू इक्वेशन। अब देखो हमारे पास कितना बचा, ये 52,500, ये कितना बचा, 18,000, 17,500, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो अब आप इसको प्लस करो और इसको प्लस करो, तो टोटल करो इसका, तो इसके बराबर ही आ रहा होगा। ये कितना आ रहा है, 70,500, ये भी कितना आ रहा है, 70,500। यानी कि अभी तक हमारा क्वेश्चन ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन सही चल रही है। फोर्थ देखेंगे बेटा, फोर्थ देखेंगे, फोर्थ में क्या दे रखा है हमारे पास, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। हमने मशीनरी परचेज की है, तो यहां लिखेंगे परचेज मशीनरी फॉर कैश। कितने की परचेज की बेटा हमने, 20,000 की। कितने की परचेज की है, 20,000 की। अब जो 20,000 की हमने परचेज की है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कैश है वो 20,000 रुपए कम हो रहा है, स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारी मशीनरी नाम की जो असेट है वो बढ़ जा रही है, कितने से, 20,000 से। कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, क्रेडिटर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो इंपैक्ट है वो सिर्फ किस पे आएगा, कैश हमारे पास से गया है और हमारे पास मशीन आई है, किसी और पर नहीं इंपैक्ट पड़ा, तो सब पे हमारा 0 आ जाएगा इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, न्यू इक्वेशन। अब देखो न्यू इक्वेशन में कितना आ गया, ये 32,500
500, ये कितना हो गया 18,000, ये कितना हो गया 20,000, ये कितना हो गया 70,500, 70,500 और ये 0। ठीक है, अब अगेन आप इसको जोड़ोगे तो भी आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है बैलेंस हो जाएगी। असेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी आएगा, आप जोड़ के देख लो सेम आएगा। ठीक है, अब हम फिफ्थ ट्रांजेक्शन करेंगे। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? डेप्रीशिएशन। क्या है? डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। बेटा आपको डेप्रिसिएशन पता होगा, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब भी हमारी फिक्स असेट जो होती है अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते थे? डेप्रिसिएशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई मोबाइल परचेस मतलब कर लिए हो 6 महीने पहले, ठीक है, और उसकी वैल्यू 50,000 थी, अगर आपने 50,000 का मोबाइल परचेस किया है तो, और अगर आप 6 महीने बाद उसको यूज कर रहे हो, 6 महीने तक यूज कर रहे हो, 6 महीने बाद अगर उसकी वैल्यू देखोगे तो 50,000 नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप मार्केट में उसको बेचने के लिए जाओगे तो वो 40,000, 35,000, 30,000 का बचेगा। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू कम हुई इसी को क्या बोलेंगे हम? डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का मतलब जो भी आपकी असेट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर असेट की वैल्यू कम हो रही है तो आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि पहले ज्यादा में बिक रही थी अब कम में बिक रही है, इसका मतलब क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो क्या होगा? आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट दो जगह पड़ेगा, कैश पे तो कुछ नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन मशीनरी आपकी कितने की कम हो गई? 2,000 की। ठीक है, और जो आपकी कैपिटल है वो भी कितने से कम हो गई? 2,000 से। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ पे हम न्यू इक्वेशन पुट कर देंगे, न्यू इक्वेशन। ठीक है, ये कितना आ गया? 32,500। ये कितना आ गया? 18,000। ये कितना आ गया? 18,000। ये कितना आ गया? 68,500 और ये आ गया 0। अब आप इसको प्लस करोगे तो दोनों साइड क्या होगा? आपका मैच करेगा, यानी कि इक्वल आएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? ये तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा हो गया इस क्वेश्चन का, इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं हम। देखो बेटा, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कैसे होता है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट, वैसे तो आप इसको बहुत मतलब पढ़ोगे, बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए, जैसे आप लोग हो, आप अगर अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन कर रहे हो दैट मींस आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपके लिए इसका फॉर्मेट एकदम न्यू है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? यहाँ पे लाइबिलिटीज होती हैं, यहाँ पे क्या होगा बेटा? अमाउंट। ये क्या हो जाता है बेटा? असेट। यहाँ पे क्या आ गया? अमाउंट। ये क्या हो गई भाई? आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। अब देखो यहाँ पे आपकी जो बैलेंस शीट है इसमें हम क्या क्या पुट करते हैं? इसमें हम असेट की वैल्यू पुट करेंगे और लायबिलिटीज और कैपिटल की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो असेट की वैल्यू हमारी किधर आएंगी? असेट की साइड में आएंगी, और लायबिलिटीज और कैपिटल की वैल्यू किधर आएंगी? हमारी लायबिलिटी साइड में आएंगी। ठीक है, तो हम पहले असेट की वैल्यू देख लेते हैं। तो कैश है हमारे पास 32,500, स्टॉक है 18 और मशीनरी 18। तो पहले हम ये पुट कर देते हैं। क्या है? कैश है हमारे पास 32,500, और उसके बाद हमारे पास स्टॉक है कितना? 18, और मशीनरी है कितनी? 18। ठीक है, और ये हमारे पास क्या दे रखा है बेटा? तो इस साइड में कैपिटल और लायबिलिटी, ये कैपिटल लायबिलिटी दोनों लायबिलिटी के अंदर आती हैं। ठीक है, आपको मैं अभी बता देता हूं कि कैपिटल भी हमारी एक तरह की लायबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। अब इसको हम इंटरनल लायबिलिटी क्यों बोलते हैं? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो हमारा बिजनेस होता है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ऑनर ने जो पैसा डाला वो पैसा बिजनेस यूज करेगा असेट परचेस करने में, और उस असेट से क्या करेगा? अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएगा, जो प्रॉफिट होगा वो वापस कर देगा किसको? ऑनर को। लेकिन जो पैसा ऑनर ने डाला है, जो कैपिटल का अमाउंट है, वो भी वो वापस करेगा एक ना एक दिन जब वो वाउंड अप होगा। तो कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लेकिन वो ऑनर के लिए लायबिलिटी है, ऑनर के प्रति लायबिलिटी है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो यहां पर हमारा क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। कितना आ गया बेटा? 68,500, 68,500। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है बेटा? बैलेंस शीट। तो जब भी आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए आए तो आप इसी फॉर्मेट में इसको बनाओगे। अब आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई, जो कि हमारी क्या है? ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, और जो हमारी बैलेंस शीट है, जो हमारा सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, वो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
तो बेटा ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हम इसी वे में सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसकी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश, कितने रुपए से? 60,000 से। हम यहाँ लिख देते हैं राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है हमारा कैश में? 60,000। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो हमारा कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। तो हमारा दूसरा इंपैक्ट कहां पर जाएगा? कैपिटल पर। कितने से? 60,000 से, ठीक है। बेटा दूसरी ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट भी हम डाल देते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने से? 15,000 से। बेटा दूसरी ट्रांजैक्शन हमारी क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट जो है वो कितने से है? 15,000 से। तो हमारा परचेज गुड्स जो हो रहा है वो क्रेडिट पर हो रहा है, इसलिए कैश में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? कैश में 0, लेकिन हमारा स्टॉक तो बड़ा है, तो स्टॉक में कितना डाल देंगे? 15,000। और कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सीधा इंपैक्ट कहां जाएगा? अगर क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? हमारा क्रेडिटर बढ़ रहा है। क्रेडिटर किसके अंदर आएगा? हमारा लायबिलिटी के अंदर। तो क्रेडिटर में कितना जाएगा? 15,000। इसको हम क्लोज कर देंगे, यहां लिख देंगे न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन में देखो आपके पास कैश कितना आ गया? 60,000। स्टॉक कितना आ गया? 15,000। कैपिटल कितना आ गया? 60,000। और क्रेडिटर कितना आ गया? 15,000, ठीक है। यहाँ पे हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। थर्ड में देखो क्या दे रखा है? विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला गया, कितना निकाला गया? 1800। तो ये बेसिकली क्या होता है बेटा? ये हमारा ड्राइंग है। ड्राइंग क्या करेगा कि हमारी कैपिटल को कम कर देगा, क्योंकि हमारा ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है। कहां से? वो निकाल रहा है हमारा बिजनेस से। तो इसका इंपैक्ट सीधा कहां जाएगा? हमारा कैश और कैपिटल पे। तो लिख देते हैं विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस। कितना निकाला बेटा? 1800। 1800 आपका कैश में जाएगा और स्टॉक में कितना जाएगा? 0। कैपिटल में कितना जाएगा? 1800 और क्रेडिटर में जाएगा 0। तो ये आपकी तीसरी ट्रांजैक्शन हो जाती है। इसमें हम क्या करेंगे? न्यू इक्वेशन। कैश में कितना बचता है आपका? कैश में बचता है आपका 58,200। स्टॉक में कितना है? 15,000। क्रेडिटर कैपिटल में कितना है? 58,200 और क्रेडिटर में कितना है? 15,000, ठीक है। उसके बाद है पेड सैलरी। पेड सैलरी का मतलब क्या हो गया कि हमने अपने एम्प्लॉय को पैसा दिया, यानी कि हमारा एक्सपेंस हो गया। कैश भी गया और एक्सपेंस भी हो, क्योंकि पैसा देंगे तो कैश जाएगा। तो हम लिखते हैं इसको पेड सैलरी। क्या बताया मैंने? कैश में जाएगा 1200 और स्टॉक में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। एक्सपेंस है तो हमारा कैपिटल से भी कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा? 0। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा? न्यू इक्वेशन। तो देखो बेटा कैश में कितना रह गया हमारा? 57,000। स्टॉक में कितना है? 15,000। कैपिटल में कितना है? 57,000। क्रेडिट में कितना है? 15,000, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? नेक्स्ट, इस ट्रांजेक्शन को हम नेक्स्ट उस पर लेके चले जाते हैं। तो बेटा ये न्यू इक्वेशन है जो हमने पीछे वाले पेज से यहाँ पे ट्रांसफर की है। ये देखो हमारे पास यहाँ पर क्या था? न्यू इक्वेशन में आफ्टर 4 ट्रांजेक्शन 57, 15, 57, 15, 57 फॉर कैश और 15 फॉर स्टॉक, ठीक है। और कैपिटल के लिए 57 और क्रेडिटर के लिए 15। इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? फिफ्थ ट्रांजेक्शन करते हैं। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन में दे रखा है रिसीव्ड कमीशन। हम क्या कर रहे हैं? कमीशन रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कमीशन। तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए है एक तरीके से इनकम, क्योंकि हमने किसी के लिए काम किया, वहां से हमको क्या मिला? पैसा मिला। तो हमारे को रिसीव जो हुआ कमीशन वो कैश में मिला होगा,
स्टॉक में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, इनकम है इसीलिए हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा और क्रेडिटर पे 0। इसको कर देते हैं हम क्लोज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 57,300। स्टॉक में कितना आ गया, 15,000। कैपिटल में कितना आ गया, 57,300 और क्रेडिटर में कितना आ गया, 15,000। ये हमारी 5th ट्रांजेक्शन होगी। 6th ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है बेटा, सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 8,000 और सेल किया है 9,000 का, यानी कि आपने जो बेचा है वो 9,000 का बेचा है, लेकिन जो वहां पे आपकी कॉस्ट है वो 8,000 है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर ₹9,000, कॉस्ट प्राइस 8,000। तो आपने ये जो बेचा है ये क्रेडिट पे बेचा है। किसपे बेचा है, क्रेडिट पे। तो इसीलिए आपकी एक नई एसेट जनरेट हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा बेटा, डेटर। डेटर कौन होते हैं, डेटर वो होते हैं जो कि आपसे उधार में माल लेते हैं लेकिन फ्यूचर में आपको पेमेंट करेंगे, और फ्यूचर में पेमेंट करेंगे इसलिए आपके क्या है वो डेटर। ठीक है, कितने का बेचा है, 9,000 का बेचा है। कितने का माल है, 8,000 का माल है, लेकिन क्रेडिट में बेचा है इसलिए कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। स्टॉक हमारा कम हो जाएगा कितने से बेटा, 8,000 से, क्योंकि 8,000 का माल था। और डेटर हमारा कितने का आ जाएगा, 9,000 का। हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। 8 का माल 9 में बेचा यानी कि 1,000 का फायदा, 1,000 का प्रॉफिट। तो 1,000 का प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और उसके बाद हमारे क्रेडिटर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप जब भी देखो कि आप कभी भी गुड को सोल्ड कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप गुड को सोल्ड कर रहे हो उसमें बेनिफिट होता है तो कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल में जाके लेस हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, न्यू इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 57,300। यहाँ पे कितना आ गया, 7,000। यहाँ पे कितना आ गया, 9,000। यहाँ पे कितना आ गया, 58,300 और क्रेडिटर कितना आ गया, 15,000। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है उसको देखेंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं फर्नीचर को कैश पर। तो इसका मतलब हमारी एक और असेट आ जाएगी जिसका नाम क्या होगा, फर्नीचर। ठीक है, कितने में परचेज करें बेटा, हम परचेज करें 8,000 का। कितने का परचेज करें, 8,000 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8,000 हमारा कैश से चला जाएगा। क्यों, क्योंकि परचेज करें तो पैसा जाएगा, स्टॉक में कुछ नहीं जाएगा, डेटर में कुछ नहीं जाएगा, और फर्नीचर में कितना आ जाएगा बेटा, 8,000। कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा और क्रेडिटर में भी कुछ नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हम न्यू इक्वेशन पुट कर देंगे। अब देखो न्यू इक्वेशन जो आएगी हमारी वो कितनी है, कैसे आएगी, कितना कितना अमाउंट आएगा, ये कितना हो गया, 51,300। 51,300 नहीं, ये आ जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, 49,300। ये कितना हो गया, 7,000। ये कितना हो गया, 9,000। ये कितना हो गया, 8,000। यानी कि हमारा कैश कितना है, 49,300 और स्टॉक कितना है, 7,000। डेटर कितना है, 9,000। फर्नीचर कितना है, 8,000। और हमारी कैपिटल कितनी है, 58,300 और क्रेडिटर कितना है, 15,000। क्रेडिटर कितना है, 15,000। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाती है जिसमें हमारे पास बैलेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, अब इन बैलेंसेस को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे अपने बैलेंस शीट में। तो देखो बेटा ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे कैश है, स्टॉक है, डेटर है और फर्नीचर है, जो कि हमारे फाइनल इक्वेशन का पार्ट है। ठीक है, और ये कैपिटल और लायबिलिटी है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास असेट में क्या क्या है, कैश, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर। इनकी वैल्यूज को हमें वहां पुट करना है। यहाँ पे कैपिटल और क्रेडिटर। कैपिटल भी हमारा किसका पार्ट होता है, लायबिलिटी का, इन केस ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि वो इंटरनल लायबिलिटी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। कैश की वैल्यू कितनी है, 49,300, स्टॉक की 7, डेटर की 9 और फर्नीचर की 8। ठीक है बेटा, जब यहाँ पे आप इन चीजों को पुट करोगे तो आपके कुछ बैलेंसेस इस तरह से आएंगे। कैपिटल में कितना था, 58 और क्रेडिटर में कितना था,
15 और कैश में कितना था 49, स्टॉक में कितना था 7000, डेटर में कितना है 9 और स्टॉक फर्नीचर में कितना है 8000। जब आप इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 73,300 और इसका भी 73,300 और ये दोनों बराबर आ रहा है, यानी कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। आप कितनी भी ट्रांजैक्शन कर लो बैलेंस ही रहती है और इसीलिए हम इसको इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इक्वेशन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से बैलेंस रहती है। बेटा आज हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं। इसके और इससे ज्यादा भी एडवांस क्वेश्चन, इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल में क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और आगे भी हम आपकी क्या कहते हैं इस तरह के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, इसीलिए हमारे साथ में बने रहे। बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसके आगे अगर आपको कोई डाउट आता है इसमें तो प्लीज कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू।